हेलो फ्रेंड्स। शैक्षिक प्रबंधन के अपने लास्ट वीडियोस में हम संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ चुके हैं। विद्यालय प्रबंधन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। देखिए, विद्यालय प्रबंधन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कई सारे संसाधन जो होते हैं वो विद्यालय प्रबंधन में ज़रूरी होते हैं, जिसमें भौतिक संसाधन थे, मानवीय संसाधन थे। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले जानेंगे भौतिक संसाधनों के बारे में कि उनका प्रबंध कैसे करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आती हैं विद्यालय में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें आज की वीडियो में पढ़नी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। भौतिक संसाधनों जैसे कि विद्यालय भवन, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि के अभाव में कोई भी विद्यालय गतिशील नहीं हो सकता। जितना महत्व आत्मा के लिए शरीर का है, कारखाने के लिए मशीन का है, उत्पादन के लिए भूमि का है, उतना ही महत्व विद्यालय के लिए भौतिक संसाधनों का है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक संसाधन विद्यालय के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। अब आप सोचिए कि आपकी स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है, किसी ग्राउंड में पढ़ाया जा रहा है, तो क्या आप पढ़ पाएँगे? नहीं पढ़ पाएँगे। या मान लीजिए ब्लैक बोर्ड नहीं है, फर्नीचर नहीं है, तो आप कैसे पढ़ पाएँगे? नहीं पढ़ पाएँगे, शोरगुल आएगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, बारिश होगी तो आप कहाँ जाएँगे? ठीक है, तो वही है कि भौतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है विद्यालय प्रबंधन में। ठीक है, क्योंकि इसके अभाव में आप पढ़ नहीं सकते, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, और भौतिक संसाधनों में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं? तो विद्यालय भवन आ रहा है, क्लासेस आ रही हैं आपकी, लाइब्रेरी आ रही है, पुस्तकालय आ रहा है, ठीक है, प्रयोगशाला जो होती हैं, लैब वगैरह वो आती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो वो विद्यालय कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, तो वो विद्यालय नहीं कहलाएगा ना। तो विद्यालय के लिए ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। और क्या कितना महत्व है ये, तो आप समझ सकते हैं कि आत्मा के लिए जो शरीर का महत्व है या कारखाने के लिए जो मशीनों का महत्व होता है, उत्पादन के लिए जो भूमि का महत्व होता है, वही महत्व विद्यालय के लिए किसका है? भौतिक संसाधनों का है। एक सहयोग प्रधानाध्यापक भी अपने अनुभवी अध्यापकों के साथ तब तक विधिवत कार्य नहीं कर सकता जब तक उसके पास उचित संसाधन ना मौजूद हो। अतः प्रत्येक विद्यालय में भौतिक संसाधनों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, मान लीजिए प्रिंसिपल भी है अकेला तो वो क्या करेगा? जब भौतिक संसाधन उसके पास नहीं होंगे, टीचर के साथ मीटिंग कहाँ करेगा वो? टीचर के साथ जो योजना वगैरह बनाता है वो कहाँ बनाएगा? जब आपके पास ऑफ़िस नहीं होगा, आपके पास क्लासरूम नहीं होंगे। ठीक है? तो भौतिक संसाधन बहुत ज़रूरी हैं। अब विद्यालय में भौतिक संसाधन कौन-कौन से होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि भौतिक संसाधनों की 4-5 भौतिक संसाधनों के नाम लिखिए, 1 नंबर में आ सकता है। तो देखिए, कक्षा कक्ष जो होता है, वो एक भौतिक संसाधन है। पुस्तकालय आपकी लाइब्रेरी, वो एक क्या है? भौतिक संसाधन है। प्रयोगशाला क्या है? वो भी एक भौतिक संसाधन है। विद्यालय भवन जो स्कूल की बिल्डिंग होती है, प्लेग्राउंड जो होता है, ठीक है, खेल का मैदान और जो हॉस्टल वगैरह होते हैं जिसमें विद्यार्थी रहते हैं या कैंटीन जो होती है विद्यालय की या विद्यालय का जो फर्नीचर होता है या स्टाफ रूम होता है, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? तो विद्यालय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो जीवित नहीं है, ठीक है, वो किसमें आ जाएगी? भौतिक संसाधनों में आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई इंसान होता तो वो मानवीय संसाधन में आता, लेकिन कोई बिल्डिंग है, ठीक है, पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है, विद्यालय भवन है, जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, मतलब हिलने का मतलब नहीं है, बस ये है कि वो जीवित नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें किसमें आती हैं? भौतिक संसाधनों में आ जाती हैं। तो भौतिक संसाधनों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यालय भवन की। देखिए, विद्यालय भवन में क्या है कि विद्यालय भवन आपको पता है कितना ज़रूरी है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं भौतिक संसाधन वो क्या है? विद्यालय भवन है, जिसके बिना आप शिक्षा नहीं दे सकते बच्चों को। तो हमारे देश में विद्यालय भवन निर्माण संबंधी समस्या प्रारंभ से ही है। यहाँ बहुत कन भवन ऐसे मिलेंगे जो उपयुक्त सुविधाएँ दें, अतः भवन के स्वरूप पर ध्यान देना आवश्यक है। विद्यालय भवन निर्माण में कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, विद्यालय जो भवन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? आप ऐसे ही कोई घर नहीं बना सकते, ठीक है? कि आपने घर में क्या किया, आप स्कूल खोल लिया, आप वहाँ पे क्लास देने लग गए, ठीक है? तो अलग होता है, जो विद्यालय के लिए पर्पज़ से आपने बनाया है, तो वो बिल्डिंग ही अलग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए होती है? शिक्षा देने के लिए होती है, ठीक है? तो बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, कई लोग जो होते हैं आज भी क्या है कि कोई भी बिल्डिंग वगैरह उन्होंने खरीदी, घर बनवाया, उसी में रह भी रहे हैं, उसी में क्लास भी चला रहे हैं, ठीक है? स्कूल भी चला रहे हैं। तो ऐसे ही हम जो कह सकते हैं कि विद्यालय बिल्डिंग उसे नहीं कहेंगे हम। ठीक है? तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है जब भी हम विद्यालय
बिल्डिंग की बात करें या विद्यालय भवन की बात करें, ठीक है? कौन-कौन सी बातें हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान में रखकर प्रत्येक कक्ष में वायु एवं प्रकाश के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में खिड़की एवं रोशनदान होने चाहिए, ठीक है? अगर आप विद्यालय खोल रहे हैं, तो उसमें किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो स्वास्थ्य संबंधी जो बातें होती हैं, उनका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है किसी तालाब के पास में आपने विद्यालय खोल दिया है, ठीक है? या ऐसी जगह पे विद्यालय खोल दिया कि रोशनी ही नहीं आ रही है, आस-पास बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है? बच्चों को रोशनी नहीं आ रही और मान लीजिए क्लास में जब तक लाइट आ रही है तब तक तो ठीक है, लाइट चली गई, ठीक है? बादल हैं, मौसम अच्छा नहीं है, तो वो आप कहाँ से लाएँगे? ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको किसका ध्यान रखना है कि जो वायु संबंधी है, जो वायु वगैरह है वो अच्छी आनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल साइड से क्या कि 4 लेन निकल रहा है या 6 लेन निकल रहा है, ठीक है? तो जितना भी पॉल्यूशन है वो आ रहा है विद्यालय में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए उससे, ठीक है? मेन रोड से। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कि प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, वायु अच्छी मिलनी चाहिए बच्चों को, ठीक है? खिड़कियाँ होनी चाहिए, रोशनदान होने चाहिए कि हवा पास हो सके, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट यही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में आने-जाने की व्यवस्था हो, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से मिनटों में खाली किया जा सके विद्यालय, ठीक है? कि एक क्लासरूम में कम से कम 2 गेट तो होने ही चाहिए, ठीक है? 2 गेट होने चाहिए और निकलने की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। कम से कम आपको स्कूल बिल्डिंग में 2-3 गेट तो ऐसे रखने हैं, जिससे अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है, तो बच्चे जो हैं, वो मिनटों में विद्यालय खाली कर सकें। मान लीजिए आग लग गई, अब एक ही गेट होगा निकलने का, तो बहुत दिक्कत होगी बच्चों को, ठीक है? कम से कम 2 गेट तो होने ही चाहिए किसी भी क्लासरूम में, ताकि बच्चे क्या है, निकल सकें आसानी से। तीसरा पॉइंट है कि विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिए, जहाँ वातावरण शोरगुल से मुक्त हो, यानी कि सब्जी मंडी के आसपास नहीं होना चाहिए, रेलवे स्टेशन के आसपास नहीं होना चाहिए, मार्केट से बहुत दूर होना चाहिए, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए हमें। फिर है कि विद्यालय का निर्माण नदी, तालाब, नहर के पास नहीं करना चाहिए, ठीक है? इन सारी चीज़ों के पास आपको क्या करना है, विद्यालय का निर्माण नहीं करना है क्योंकि रिस्क रहता है। फिर है कि ऐसे स्थान पर निर्माण हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आ सके, तो ये चीज़ हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब विद्यालय भवन का निर्माण आप कैसे करेंगे? वो देख लीजिए। तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 100 छात्रों पर 2 एकड़ भूमि का होना आवश्यक है। ठीक है? मान लिया आप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चला रहे हैं और आपके पास 100 बच्चे हैं, तो कम से कम 2 एकड़ भूमि तो आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है कि इसकी नींव की जो गहराई है, वो मिट्टी की गुणवत्ता के अनुरूप रखनी चाहिए। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी है, तो उस अनुसार करें। ठीक है? ये मान लिया मिट्टी की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो नींव की गहराई उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो जो नींव की गहराई होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग उसी पे टिकने वाली होती है। नींव कमज़ोर होगी तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। फिर है कि भवन की दीवारों की चौड़ाई कम से कम 14 इंच हो, अगर इमारत बहुमंजिल है तो 18 इंच होनी चाहिए। ठीक है? अगर मान लीजिए एक ही आध मंजिल है, तो कम से कम 14 इंच तो होनी चाहिए भवनों की जो दीवारें हैं उनकी चौड़ाई। और अगर मान लीजिए कई सारी मंजिलें हैं, 2-3 मंजिल का आप बनाना चाह रहे हैं, तो कम से कम 18 इंच तो होनी चाहिए। ठीक है? जो भी इमारत है, जो भी बिल्डिंग है आपकी, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए दीवारों की? तो कम से कम 18 इंच। फिर है कि फर्श की अगर हम बात करें तो मजबूत फर्श होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए। ठीक है? फिर है कि छत की अगर हम बात करें तो ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए फर्श, ठीक है? ताकि सर्दी और गर्मी से बचा जा सके। और ऐसा भी नहीं कि छत आपने पत्थर की जगह किससे टीन से ढाँक रखी है, तो टीन गर्म होती है तो बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मंजिल की बात करें तो विद्यालय का जो भवन है वो 1 मंजिल हो, तो ठीक है। दूसरी मंजिल से बच्चों के गिरने का डर रहता है, ठीक है? अगर एक ही मंजिल है तो ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है? छोटे बच्चों के लिए और 2 मंजिल है तो भी ठीक है, लेकिन वो बड़े बच्चों के लिए ठीक है, ठीक है? तो ऐज के हिसाब से आप कर सकते हैं। कक्षा के आकार की अगर हम बात करें तो इतना होना चाहिए कि 40 बच्चे कम से कम आराम से बैठ सकें, ठीक है? एक क्लासरूम में कम से कम 40 बच्चे आराम से बैठ सकें। प्रवेश द्वार की बात करें तो कम से कम 2 होने चाहिए किसी भी विद्यालय में प्रवेश द्वार। प्रकाश की व्यवस्था जो है वो पर्याप्त खिड़कियाँ होनी चाहिए, वहाँ पर लाइट्स होनी चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। अब फर्नीचर की अगर हम बात करें, तो विद्यालय में अच्छे फर्नीचर का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं, ठीक है? फर्नीचर का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि बैठेंगे किस पे, ठीक है? बैग वगैरह किस पे रखेंगे, तो फर्नीचर का बहुत उपयोग है। तो फर्नीचर अच्छा होना चाहिए। डेस्क वगैरह की अगर हम बात करें, तो जो छात्र होते हैं, उनकी आयु के अनुसार लंबाई के दृष्टिकोण से उपयुक्त होनी चाहिए, ठीक है? छोटी क्लासरूम में छोटी होती हैं डेस्क, बड़ी क्लासरूम में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है? तो आयु के अनुसार हम वो कर सकते हैं। फिर है कि पेयजल कैसा होना चाहिए, ठीक है? जो पानी है पीने का, तो साफ पेयजल उपलब्ध हो और इसकी व्यवस्था ऐसे स्थान पर हो जहाँ स्वच्छता अधिक हो। अशुद्ध जल से अनेक रोग हो सकते हैं जैसे हैजा, पेचिस आदि। ठीक है, तो देखिए जो पानी की पीने पानी
पीने का जो पानी होता है, उसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर बहुत साफ-सफाई हो। क्योंकि आपको पता है कि पीने के पानी से कई सारे रोग हो जाते हैं, जैसे हैजा है, पेचिस है, ठीक है? और भी कई सारे रोग हैं। तो जो पीने का पानी है, आप ऐसी जगह उसकी व्यवस्था करें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ-सफाई रहती हो। ऐसा नहीं कि आप शौचालय के आस-पास उसे रख दें, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर शौचालय की अगर हम बात करें, तो विद्यालय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है शौचालय की। विद्यालय के शौचालय उचित मापदंडों के अनुसार बने हों, इतनी दूरी पर हों कि कक्षाओं में उसकी स्मेल ना आ सके, ठीक है? तो कम से कम दूरी होनी चाहिए उसमें। खेल के मैदान की अगर हम बात करें प्लेग्राउंड की, तो जो खेल का मैदान है वो खुला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है? घास के मैदान की जो कटाई है वो समय-समय पे होती रहे क्योंकि बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि कुछ कीड़े-मकोड़े निकल आएँगे। फिर है कि मैदान पर उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर मान लिया बरसात में जल भर जाता है तो वो जल्दी निकल जाए। फिर है कि कंकड़-पत्थर नहीं होने चाहिए मैदानों में, ठीक है? तो खेल के मैदान के लिए इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। खेल के मैदान का महत्व क्या होता है? ये पूछ सकता है आपसे। तो ये देखिए, ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं, विद्यालय के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? पेयजल दूसरा पॉइंट था, फिर खेल के मैदान की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? शौचालय की बात करें तो ये सारे क्या हैं? भौतिक संसाधन हैं, हम उन्हीं की बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो खेल का मैदान भी एक भौतिक संसाधन है। इसके महत्व की अगर हम बात करें, तो जो बच्चे होते हैं उनके शारीरिक विकास में सहायक होता है, ठीक है? मनोरंजन का एक साधन है। तीसरा कि खेलों में प्रतिभा दिखाने का स्थान होता है, जो खेल का मैदान होता है। अनुशासन की भावना आती है, ठीक है? अनुशासन करना बच्चे किससे सीखते हैं? तो खेल के मैदान से सीखते हैं, खेलों के माध्यम से सीखते हैं। तो खेल का मैदान कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। फिर हम बात करेंगे पुस्तकालय की, यानी कि लाइब्रेरी की, कि लाइब्रेरी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, उसका उद्देश्य क्या है होता है? तो लाइब्रेरी वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय भी कहा जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, हो सकता है 1 नंबर में पूछ ले कि विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो पुस्तकालय को यानी कि लाइब्रेरी को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। और ये एक ऐसा स्थान होता है तो यहाँ पे विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं का संग्रह रहता है। कई सारी पुस्तकें रहती हैं, न्यूज़पेपर वगैरह रहते हैं, जिनसे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारा ज्ञान सीखने को मिलता है। ठीक है? उद्देश्य क्या होते हैं कि क्यों लाइब्रेरी खोली जाती है, ठीक है? क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, क्या कार्य होते हैं पुस्तकालय के? तो देखिए विभिन्न रुचियों का विकास होता है। जो बालक होते हैं, उन्हें इंटरेस्ट आता है कि कई सारी पुस्तकें रखी होती हैं, वो ट्राई करते हैं, ठीक है? पहले नंदन पढ़ते हैं, चंपक पढ़ते हैं, कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, उनमें इंटरेस्ट जागता है। फिर धीरे-धीरे स्टोरीज़ की बुक पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? फिर उपन्यास वगैरह पढ़ने लगते हैं। तो जो रुचियाँ होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उनका विकास होता है। दूसरा है कि स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, स्वयं पढ़ने की आदत जो होती है, उसका विकास होता है। फिर है कि मौन पाठन की प्रवृत्ति का विकास होता है क्योंकि चुप रहकर आपको पढ़ना होता है वहाँ पर। तो जो मौन पाठन होता है उसकी प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। ज्ञान का विकास होता है, आपका ज्ञान बढ़ता है। फिर है कि पाठ सहगामी क्रियाकलापों में सहायक होता है, ठीक है? जो पढ़ाई के साथ-साथ जो क्रियाकलाप होते रहते हैं, ठीक है? एक्टिंग वगैरह करना, डांसिंग, सिंगिंग ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है? या कोई चार्ट पेपर बनाना, आर्ट्स वगैरह बनाना, तो इन सभी में भी बहुत सहायक होती है लाइब्रेरी। कई सारी हेल्प मिल जाती है लाइब्रेरी से, ठीक है? तो इन पॉइंट्स को याद रखना, ये उद्देश्य हो जाएँगे लाइब्रेरी के। और भी पॉइंट्स है कि अवकाश का जो समय होता है उसका प्रयोग हो जाता है कि मान लिया आपकी छुट्टी वगैरह है तो आपने क्या किया, कोई बुक वगैरह इश्यू करा ली है लाइब्रेरी से, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? उसमें अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, कई सारे नए-नए शब्द सीखने को मिलते हैं। फिर है कि तर्क, चिंतन, निर्णय क्षमता का विकास होता है बच्चों की, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं लाइब्रेरी के। अब हम बात करेंगे प्रयोगशाला की, यानी कि जो लैब वगैरह होती हैं, ठीक है? केमिस्ट्री लैब, फिज़िक्स लैब, ये सारी लैब वगैरह जो होती हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो विद्यालय का वह स्थान जहाँ शिक्षक छात्रों को रचनात्मक कार्य कराते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग करके सीखने से छात्र जो ज्ञान अर्जित करता है वह ज्ञान स्थायी होता है। तो आप जानते हैं कि प्रयोगशाला कितनी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये विद्यालय का वह स्थान है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को करके सीखते हैं। और आपको पता है कि जब भी बच्चे कुछ करके सीखते हैं चीज़ों को, तो वो जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, ठीक है? हमेशा रहने वाला होता है, हमेशा वो चीज़ें याद रहती हैं। अब प्रयोगशाला की महत्व की हम बात कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है प्रयोगशाला की? तो देखिए यह विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, ठीक है? तो कई सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगता है कि यार ऐसी चीज़ इसमें ये केमिकल मिलाया था तो ऐसा कलर हो गया, ठीक है? साबुन हम कैसे बनाते हैं, कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, ठीक है? तो विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है लैब से। दूसरा कि छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन जैसी भावनाओं का विकास होता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट होता है बच्चों का। तीसरा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, ठीक है? वैज्ञानिक ढंग से वो सोचने लगते हैं चीज़ों को। फिर है कि इसमें छात्रों द्वारा सामूहिक कार्य से सामाजिक गुणों का विकास होता है।
ठीक है? क्योंकि बच्चे एक साथ मिलकर चीज़ों को कर रहे होते हैं, तो जो सामाजिक गुण होते हैं, उनका विकास होता है। फिर है कि छात्रों में विश्लेषण करने, निरीक्षण करने, व्याख्या करने, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है? तो बच्चे एक साथ मिलकर चीज़ों को करते हैं, खुद करके सीखते हैं चीज़ों को, तो वो विश्लेषण करना सीख जाते हैं, निरीक्षण करना सीख जाते हैं कि अच्छा ऐसे हो रहा है। ठीक है? व्याख्या करना सीख जाते हैं कि यार हमने ऐसे किया था, तो हम बता सकते हैं कि हमने किस चीज़ से क्या चीज़ कैसे की, तो ये चीज़ बनी है। ठीक है? तो व्याख्या करना उन्हें आ जाता है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, प्रयोगशाला के महत्व हैं। ठीक है? तो लैब के जो महत्व है आप लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को। तो इस वीडियो में इतना ही है। ये सारे क्या हैं, भौतिक संसाधन हैं विद्यालय के, ठीक है? जिनके बारे में हमको जानना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकता है कि विद्यालय प्रबंधन में जो भौतिक संसाधन होते हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? सबके बारे में 2-2 पॉइंट्स लिखकर आप 1.5 पेज या 1 पेज भर सकते हैं, अगर 2 नंबर में आता है तो। ठीक है? तो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मानवीय संसाधन की बात करेंगे, ठीक है? तो विद्यालय प्रबंधन में हमने 2 संसाधनों के बारे में बात करी थी, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधनों के बारे में हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मानवीय संसाधन की बात करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।